नमस्कार दोस्तों, मैं अमिताभ वैभव करता हूं आप सभी लोगों का स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। तो दोस्तों, आप सबके समक्ष मैंने एक सीरीज चलाई है बीपीएससी मेंस को ध्यान में रखते हुए और साथ ही साथ 71वीं पीटी को भी ध्यान में रखते हुए पीटी प्लस मेंस वाली सीरीज एक प्लेलिस्ट भी बन चुका है। और उसी क्रम में मैंने ऑलरेडी आपको क्विट इंडिया मूवमेंट का प्रभाव बिहार में और फिर असहयोग आंदोलन का प्रभाव बिहार में, और आज इसकी तीसरी कड़ी है जिसमें आज हम लोग कवर अप करेंगे चंपारण आंदोलन का प्रभाव बिहार में। बेसिकली ये आंदोलन तो बिहार में ही हुआ था, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे अंदरूनी फैक्ट्स को हम लोग आज के सेशन में कवर अप करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग सब लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, एक एक चीज बारीकी से मैं आप लोग को बताने वाला हूं। सबसे पहले चंपारण कहां है? अपने बिहार में है, आप सबको पता होगा, बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो बेसिक चीज है। अब चंपारण में समस्या क्या थी? तो चंपारण जो है पॉपुलर है किस लिए? तो नील की खेती के लिए जाना जाता है अंग्रेज के समय से। अब बेसिकली इसके बैकग्राउंड की तरफ अगर हम लोग देखते हैं तो ये नील की खेती को लेकर किसानों का यहाँ पे शोषण बहुत पुराना है। सबसे पहले 1867 में रूल्स आए थे, एग्रीगेरियन रूल्स 1867 में 1867, जिसके तहत 20 कट्ठे के 3 हिस्से, यानी कि आप सबको पता होगा बिहार में कट्ठा बिग्घा का सिस्टम चलता है, तो एक बिघा में 20 कट्ठा होता है और 20 कट्ठा का तीसरा हिस्सा में नील की खेती करनी अनिवार्य है, क्योंकि ये वो दौर था जिस समय में पूरे यूरोप में औद्योगिक क्रांति चल रही थी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था, और इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए अंग्रेजों को जरूरत पड़ती थी नील की, और उस नील की आपूर्ति के लिए वो अपने गुलाम देश कॉलोनी पर निर्भर करते थे। और यहां पर उन्होंने बोल दिया कि भैया 3/20 के हिस्से में तुमको नील की खेती या नील उगाना अनिवार्य है, और इसी को कहते हैं तिनगठिया सिस्टम। बीपीएससी 66वीं में क्वेश्चन आया था तिनगठिया सिस्टम की वैल्यू क्या है? तो 3/20, याद रखिएगा तिनगठिया सिस्टम की वैल्यू क्या है? तो 3/20। इसके बाद हम लोग अगर बात करते हैं तो क्या इसका विरोध इससे पहले नहीं हुआ था? क्या बिल्कुल हुआ था इसका विरोध। अगर हम बात करते हैं इस रूल्स के आने से पहले ही 1860 में हरिश्चंद्र मुखर्जी, जो कि बंगाल में इस नील की खेती का विरोध कर रहे थे। अब आप बोलेंगे सर नील की खेती का विरोध क्यों कर रहे थे? तो नील की खेती के विरोध करने का सबसे पहला कारण यह था कि नील की खेती करने से हमारा खेत बंजर हो जाता है। दूसरी चीज ये था कि हम किसान ऑलरेडी बहुत गरीब हैं, अन्न खाने को अन्न नहीं, और नील की खेती एक कैश क्रॉप करके हमारा तो फायदा हो नहीं रहा है, हमें तो भाई पेट भरना है, और पेट भरने के लिए रोटी दाल चावल ये सब चाहिए, और उसके लिए अब ये नील की खेती कर रहे हैं तो भाई उससे तो कुछ हो नहीं रहा है। इसके अलावा 1866 से 88 के बीच में दरभंगा मुजफ्फरपुर चंपारण में इसका विरोध हुआ। कुछ किसान यही बंगाल से चंपारण या बिहार के हिस्सों में आ गए। 1889-90 में बंगाल के क्षेत्र में नील कृषकों द्वारा वापस से विद्रोह होता है, और चंपारण के नील कृषकों ने अपने शोषण से संबंधित सरकार को काफी आवेदन दिए कि भैया ये समस्या है, लेकिन सरकार है कि भाई सरकार को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। सरकार यहां कहने का मतलब है अंग्रेज सरकार। तो अंग्रेज सरकार ने कोई एक्शन नहीं किया, तो अब नील कृषकों ने सोचा कि चलो कोई एक्शन नहीं करता, और नील कृषकों ने, यानी कि जो किसान जो नील कृषि से प्रभावित थे, उन लोगों ने बोला कि ठीक है हम लोग क्या करेंगे। तो कृषकों ने नील बोना बंद कर दिया। कृषकों ने क्या किया? तो नील बोना बंद कर दिया। और ब्रिटिशर्स ने फोर्सफुली जो है क्या किया कि ब्रिटिशर्स ने फोर्सफुली फिर बोला कि भैया आपको नील की खेती करनी है, और जबरदस्ती नील की खेती करवाने लगे। और इस समस्या को सबसे पहले मतलब अगर हम देखा जाए तो इस समस्या को इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी, अमूमन हम लोग जब पढ़ते हैं तो सिर्फ तिनगठिया सिस्टम से पढ़ते हैं, यार तिनगठिया सिस्टम लग गया, लेकिन बहुत सारे अनेक अमानवीय टैक्स थे जो किसानों के ऊपर लगा रहे थे। कुछ उदाहरण मैं आपको देता हूं, लगभग कहा जाता है 35 प्लस अमानवीय टैक्स, जिसमें प्रमुख पैन खर्च, समझिए आप इरिगेशन कर रहे हैं तो 3 रुपए सालाना आपको इरिगेशन टैक्स, 3 रुपए उस समय के हिसाब से बहुत ज्यादा था। सलामी टैक्स 3 रुपए प्रति बीघा के हिसाब से देना था। बेट माफी, यानी कि कृषकों को अगर आप हल रख रहे हैं तो हल चलाने के लिए, मतलब समझिए किसान है, किसान को हल चलाने के लिए 3 रुपए सालाना, हल रखने के लिए टैक्स अमानवीय। बाग बेहरी 1 रुपए की मालगुजारी पर 1 आना टैक्स। सगौरा, यानी कि समझिए पूरे देश भर में विडो रिमैरेज हो चुका था, लग चुका था। इधर अपने अंग्रेज लोग ढकोसला कर रहे थे कि भैया हम तो सती प्रथा को खत्म किए, हम तो विडो रिमैरेज लाए, और इधर देखिए विधवाओं का अगर शादी हो रहा है, सगाई हो रहा है तो 5 रुपए। देख रहे हैं किस प्रकार से क्षेत्रीय स्तर पर शोषण हो रहा था वहां के किसानों का, न सिर्फ खेती के मामले में बल्कि सामाजिक रूप से भी। हथियाही, अगर कोठी वाले यानी कि अमीर लोग, जमींदार लोग हाथी खरीदने के लिए किसानों से कर वसूलते थे, और इन जमींदारों से, इन कोठी वालों से अंग्रेज, तो इनडायरेक्टली अंग्रेज ही ले रहे। कोल्हू आवन, कोल्हू का बैल सुनते हुए, कोल्हू जहां से तेल को पेरा जाता है, तो तेल के पेराई पर 1 रुपए सालाना टैक्स।
चूल्हियावन टैक्स, जो हल्दी होता था, हल्दी यानी कि उस समय तो हमारे पास मसाले के रूप में हम हल्दी करते थे, तो हल्दी को उबालने हेतु 1 रुपए प्रति चूल्हा आपको टैक्स देना है। समझ रहे हैं? बेचाई दुकानदारों से बांट मतलब जिसको होते हैं 1 किलो का बट्टा, 2 किलो का बट्टा, जो मेजरिंग यूनिट होती है, तो इस बटाई पर भी 1 रुपए सालाना टैक्स। अपार्ट फ्रॉम दैट हावही यानी कि कोठी वाले अगर बीमार पड़ रहे हैं तो उसके लिए भी टैक्स किसानों से लिया जा रहा है। आमदी सलामी, अगर किसी गांव में कोई अगर सरकारी कर्मचारी जा रहा है या कोई पदाधिकारी जा रहा है अंग्रेज, तो उसको 1 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से उसको देना है। भाई हरजाना, न्योछावर, समझ लीजिए कि कितना अमानवीय टैक्स लगाया जा रहा है। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं तो सरीदावन यानी कि मालगुजारी की रसीद, मतलब रसीद प्राप्त करने के लिए भी आपको 1 आना प्रति रसीद टैक्स देना पड़ रहा है। इसके अलावा किसानों का बहुत जबरदस्त तरीके से इतना सारा टैक्स लगा करके उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। किसान विद्रोह ऑब्वियस सी बात है करेंगे। इसी बीच में महेश नारायण ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी पत्रिका बिहारी इनकी पत्रिका का नाम था, इन्होंने किसानों का जो समस्या है उसको दिखाया। इसके अलावा पीर मोहम्मद मुनीस है, इनका भी नाम आप सुने होइएगा। इन्होंने भी दुख आत्मा छंद हृदय इस प्रकार से बहुत सारे शीर्षक लिखे, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। इसी बीच किसान नेता राजकुमार शुक्ल परेशान होकर के गांव वाले से वादा करते कि मैं जा रहा हूं इस समस्या का समाधान करने के लिए, और ये पहुंच जाते हैं कानपुर, जहां इनकी मुलाकात होती है गणेश शंकर विद्यार्थी से। और गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपनी मैगजीन, अपनी अखबार जो प्रताप, जो कि बहुत ज्यादा पढ़ा जाने वाला एक राष्ट्रवादी अखबार था, 4 जनवरी 1915 को चंपारण में अंधकार नाम के शीर्षक से चंपारण में हो रहे किसान की दुर्दशा को लिखते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि भाई कांग्रेस के अंतर्गत ये बात आ चुकी होती है। और साथ ही साथ गणेश शंकर विद्यार्थी के सजेशन पे वो राजकुमार शुक्ल को बोलते हैं कि आप जाइए साबरमती गांधी जी से मिले, क्योंकि उस समय गांधी जी 1915 में आए थे, 1916 में भारत भ्रमण कर रहे थे, और गांधी जी के बारे में गणेश शंकर विद्यार्थी जानते थे कि किस प्रकार उन्होंने साउथ अफ्रीका में इस आंदोलन को लीड किया एक बड़े लेवल पे, बड़े पैमाने पे। तो उन्होंने सोचा कि भैया यही सही मौका है और साबरमती आश्रम में जाइए, गांधी से मिलिए। हालांकि साबरमती आश्रम में गांधी जी नहीं मिलते हैं, तो राजकुमार शुक्ल निराश लौटते हैं। लेकिन दिसंबर 1916 को कांग्रेस का 31वां अधिवेशन, जिसमें एसी मजुमदार इसके अध्यक्ष थे। यूं तो ये अधिवेशन 1916 का 2 वजहों से जाना जाता है। एक तो आपके गरम दल नरम दल जो 1907 में अलग हो गए थे वह एक हो गए। दूसरा कारण कि लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में, जो दोनों मिल करके अब अंग्रेजों के खिलाफ साथ लड़ेंगे, और इसी के कारण मोहम्मद अली जिन्ना को सरोजिनी नायडू एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी कहती है। लेकिन हम बिहारियों के लिए और बिहार एस्पेक्ट से अगर हम बात करते हैं तो यहां पे एक तीसरी बहुत बड़ी घटना थी, राजकुमार शुक्ल का गांधी जी से मिलना। हालांकि इस अधिवेशन में एक रिजोल्यूशन पास किया गया कि भाई चंपारण में जो समस्या है उसको लेकर के एक रिजोल्यूशन भी पास किया गया, और यहां पे बिहार से रिप्रेजेंटेटिव जो गए थे इस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल, ब्रज किशोर प्रसाद, हरिवंश सहाय और गोरख प्रसाद और पीर मोहम्मद मुनीश। और साथ ही साथ इन लोगों ने अपनी बातों को रखा और गांधी जी से वादा लिया कि गांधी जी आप आइए। और इसी के फलस्वरूप गांधी जी 9 अप्रैल 1917 को सबसे पहले पटना पहुंचते हैं। और पटना में ये कहां रुकते हैं तो याद रखिएगा, पटना में ये मजरुल हक के घर, याद रखना ये भी क्वेश्चन आ जाता है, मजरुल हक के घर रुकते हैं। साथ ही साथ पटना के बाद ये पहुंचते हैं मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर में कहां रुकते हैं तो जेबी कृपलानी के घर, जेबी कृपलानी के घर रुकते हैं। उस समय जेबी कृपलानी जो है मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी, जिसको आज के में एलएस कॉलेज भी हम कहते हैं, वहां पे पढ़ा रहे होते हैं। इसके अलावा 11 अप्रैल को यह बिहार प्लांटेशन मिनिस्टर, जिनका नाम था जेएस विल्सन, इनसे मुलाकात करते हैं और अपनी समस्या को बताते हैं। यहां से कोई लाभ नहीं मिलता है। जेएस विल्सन बोल देते हैं कि भाई हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते हैं। इसके बाद गांधी जी अगले ही दिन 12 अप्रैल को तिरहुत डिवीजन के हेड होते हैं एलएस मॉर्सेट या एलटी मॉर्सेट भी कहीं कहीं लिखा होता है, इनसे मिलते हैं। और इन्होंने भी मना कर दिया और ये इन्फॉर्म कर देते चंपारण में कि गांधी जी आए हैं और ये भाई हैं, और गांधी जी के ऊपर प्रतिबंध लग जाता है चंपारण जाने से। और गांधी जी बोलते हैं कि भाई प्रतिबंध लगा है, मैं जाऊंगा। और इसी प्रकार से गांधी जी ने कानून को तोड़ा, और इसीलिए कहा जाता है चंपारण सत्याग्रह को पहला सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट गांधी जी का भारत की धरती पे। यह क्वेश्चन 66वीं बीपीएससी में भी बना था। 15 अप्रैल को चंपारण पहुंचते हैं। 16 अप्रैल को चंपारण का दौरा करते हैं। पूरे चंपारण में धारा 144 यानी कि 144 धारा लग जाती है, जो एक कर्फ्यू टाइप का सिस्टम था, और गांधी जी के ऊपर 10 रुपए का जुर्माना लगता है, जिसको गांधी जी देने से मना कर देते हैं। गांधी जी लोगों से मिलते हैं, जनसंपर्क बनाते हैं, गांधी जी की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगती है और लोगों को यकीन होने लगता है कि हमारा हीरो आ गया। क्योंकि इससे पहली बार ऐसा हो रहा था कि अंग्रेज बैकफुट पे थे, और इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। तो लोगों को एक उम्मीद की किरण दिखती है। गांधी जी के बारे में मेरे दादाजी बताते हैं कि गांधी जी के बारे में यह कहा जाता है, गांधी जी एक बार हम लोग के गांव आए थे, दादाजी बताते हैं मेरे,
तो लोग अपनी बीमारी जो होते हैं, बीमार लोग जाते थे गांधी जी को देखने, गांधी जी को देख लेंगे तो हमारी बीमारी ठीक हो जाएगा। लोग को लगता था गांधी जी में एक दैवीय शक्ति है, इस लेवल का लोगों के अंदर गांधी जी ने प्रभाव डाला था। ये थे गांधी जी। लोग जुटते गए, सरकार डरने लगी, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि 10 जून 1917 को कृषकों की जांच हेतु एक कमेटी बनी। इस कमेटी का नाम था चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी, जिसके अध्यक्ष थे एफजी लाई। इसमें टोटल 6 मेंबर थे। इन अध्यक्ष के अलावा गांधी जी जिसके मेंबर थे राजा हरिप्रसाद, नारायण सिंह, डीजे रीड, जी रैनी और एलसी अडामी जो थे, ये इसके मेंबर्स थे। एफजी लाई के अलावा 6 मेंबर्स। ये रिपोर्ट जो है 4 अक्टूबर 1917 को अपनी रिपोर्ट को सौंपती है, जिसमें गांधी जी ने लगभग 8000 किसानों से बात करके उनकी रिपोर्ट सौंपी और अंग्रेजों को लगा कि भाई अब तो ये करना पड़ेगा, और जिसके फलस्वरूप 4 मार्च 1918 को चंपारण एग्रीगेरियन एक्ट आता है और तिनकठिया और जितने भी अमानवीय कर जो मैंने आपको बताया, इन सबको हटा दिया जाता है। साथ ही साथ जिन लोगों से पैसा लिया गया था उनका फुल परसेंट तो नहीं, लेकिन कुछ परसेंट वापस करवा दिया जाता है। अब सोचिए, जो अंग्रेज पैसा लेते थे, खून चूसने वाले अंग्रेज जो थे पैसा के मामले में, उनसे पैसा वापस करवा दिया गांधी जी ने। लगान जो दर है उस पर भी काफी कमी नजर आती है। और इस आंदोलन में गांधी जी के सहयोगी के रूप में अगर हम लोग बात करते हैं तो एएन सिन्हा, नरसिम्हा पारिकर, महादेव देसाई, राजेंद्र प्रसाद, एसके सिंह, मजरुल हक, जेबी कृपलानी, ब्रजकिशोर प्रसाद, शंभुनाथ और अन्य बहुत सारे नेता थे जो गांधी जी के सहयोगी थे। साथ ही साथ इस आंदोलन के दौरान बतक मियां नाम के एक रसोइये थे, जो कि इरविन के रसोइये थे। इरविन, लॉर्ड इरविन वाला नहीं, एक इरविन पदाधिकारी था। वो प्लान कर रहा था गांधी जी को मारने का, तो उसने गांधी जी को बुलाया लंच पे, डिनर पे कि भाई आइए गांधी जी, और अपने रसोइये को बोल दिया कि दूध में जहर मिला के तुम दे दो। और इस रसोइये ने, जिसका नाम था बतक मियां, उसने राजेंद्र प्रसाद को बता दिया और इसके षड्यंत्र का पर्दाफाश कर दिया, जिस कारण से गांधी जी की जान बच गई। और बीपीएससी ने 2 बार लगातार 68 और 69 में यहां से क्वेश्चन पूछा है बतक मियां के बारे में, तो इस पॉइंट को भी आप लोग सब लोग को ध्यान रखना है। क्लास की इस पीडीएफ को आपको अगर चाहिए तो ये स्कैन कीजिएगा। ये इस ग्रुप में मैं बहुत सारे कंटेंट देता हूं, अच्छे अच्छे कंटेंट देता हूं, इसको स्कैन कीजिए। स्कैन करने के बाद आप लोग इस ग्रुप में जुड़ जाइए। और मेरी रेगुलर क्लासेस लाइव जो है सुबह 10 बजे होती है, मंडे टू सैटरडे, जिसमें मंडे टू फ्राइडे हम पढ़ते हैं और सैटरडे को हम लोग एक मैराथन सेशन करते हैं। तो इस चीज को सारे बच्चों को ध्यान रखना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप में से कोई भी जन हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहता है तो हमारे पेड कोर्स का नाम है निश्चय। जैसा कि हम सबने एक निश्चय किया है कि आपको सिलेक्शन दिलवाने का। हमारा ये सीरीज नंबर 6 है। इससे पहले 5 बैचेस, सक्सेसफुल बैचेस के बाद बैच नंबर 6 है। ये बैच नंबर 6 जो है हमेशा हमारा रेगुलर आते रहता है और बैच नंबर 6 22 फरवरी को आने वाला है। और एक बैच आपके अभी 14 तारीख को है। आप में से कोई भी बैच अगर आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। जुड़ने का क्या है तरीका, गूगल पे जाइएगा। गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे सीधा स्टडी IQ सर्च कीजिएगा। स्टडी IQ सर्च करने के बाद यहाँ पे स्टडी IQ वेबसाइट आएगा। स्टडी IQ के वेबसाइट पे जाने के बाद नीचे आप आइएगा, स्टडी IQ के वेबसाइट पे जाइएगा। स्टडी IQ के वेबसाइट के बाद आप जैसे ही नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे सारे के सारे कोर्सेज जो है नजर आ रहे होंगे। अब इन्हीं कोर्सेज की बात अगर हम लोग करते हैं तो ये सारे के सारे जो कोर्स आप सबके समक्ष नजर आ रहे हैं, इन कोर्सेज में अगर हम देखें तो यहाँ पे आइएगा, सिंपल सा चीज आएगा। यहाँ पे जाएगा सर्च में, ठीक है, सर्च में जाइएगा, बीपीएससी सर्च कर दीजिएगा, सिंपल सा बीपीएससी सर्च कर दीजिएगा, फाउंडेशन बैच, ठीक है, बीपीएससी सर्च कीजिएगा, फाउंडेशन बैच। आपको ये तो ऑफलाइन वाला है, आप लोग ऑफलाइन भी कर सकते हैं, पटना में ऑफलाइन भी है। बाकी हम अगर ऑनलाइन की बात करते हैं, एक सेकेंड होल्ड ऑन, यहाँ पे आइए। यहाँ पे जाने के बाद आप जाएंगे, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये रहा, कहाँ गया, ये रहा, हाँ ये रहा यहाँ पे बीपीएससी, ठीक। और कोर्स कंटेंट की बात अगर हम गए, एक सेकेंड होल्ड ऑन, यहाँ पे गए हम, ठीक। अब यहाँ ये रहा, यहाँ पे हम होम पे गए और यहाँ पे ये रहा हमारा बिहार पीएससी, ठीक है, बिहार पीएससी का कोर्स ये रहा। यहाँ पे आप आइएगा इस सेगमेंट में। एक सेगमेंट में आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके समक्ष कोर्सेज के लाइन लगे हुए हैं, बहुत सारे यूपीएससी सबका जितना भी कोर्स है, यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज के लाइन लगे हुए हैं। अब इसमें आप लोगों को क्या करना है दोस्त, इसमें आप लोगों को करना क्या है, तो यहाँ पे स्टेट पीसीएस आना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये रहा आपका स्टेट पीसीएस, ये रहा स्टेट पीसीएस लाइव कोर्स। स्टेट पीसीएस लाइव कोर्स में आप जैसे ही जाइएगा तो यहाँ पे आप सबके समक्ष बिहार पीएससी नजर आएगा। बिहार पीएससी में आपको जाना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर लेने के बाद देखिए आपके समक्ष कोर्स का दाम है 14,999 रुपए। अगर आपके समक्ष, हालांकि 35,000 इसका दाम है, लेकिन आपको अगर इससे भी कम पे लेना है तो एक कोड मैं आप लोग को बताता हूं। इस कोड को आप लोग यहां अप्लाई कर दीजिएगा। कोड क्या है, लिख लीजिएगा AD लाइव। अभी AD लाइव कोड लगाने से क्या हो जाएगा सर, क्या हम आपकी सिर्फ क्लास कर पाएंगे? नहीं, कोड को मैं यहां पे लिख भी देता हूं। AD लाइव लगा देने से क्या हो जाएगा, AD लाइव, AD लाइव।
इस कोड लगा देने से आप मेरी क्लास तो कर ही पाएंगे, मेरे साथ जितने भी हमारे टॉप फैकल्टीज हैं इस टीम में उन सब की क्लास को आप कर पाएंगे। इस कोड लगाने का मतलब यह हुआ कि आपको मेरा मेंटरशिप, मेरे स्पेशल गाइडेंस के अंदर आप पढ़िएगा। साथ ही साथ ये कोड जो है मेरे मेंटरशिप का कोड है, तो इस कोड को लगा करके आप इस कोर्स को 11,999 में 24 महीने का कोर्स है, आप इस कोर्स को इनरोल कर सकते हैं। और बाकी मैं उम्मीद करूंगा यह सेशन आपको अच्छा लगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और याद रखिएगा दोस्तों, मिल करके जम करके तैयारी करेंगे और अब की बार इस बार हम लोग सिलेक्शन लेके रहेंगे। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।